राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मैं ज़रूर स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है वो आपको पता ही है, हम जो है वो जेबीटी कमीशन, एचपीटीजीटी कमीशन और सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में लगाएंगे। और आज की क्लास जो रहने वाली है वो है एसएसटी। इसमें हम एसएसटी में आज हम करेंगे पॉलिटी वाला पार्ट, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आज आपके लिए पॉलिटी से लेके आई हूँ और ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू है, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं। आपको पता है बहुत ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होती हैं। प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। तो पॉलिटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू हैं, इंपॉर्टेंट हैं। शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये थे कौन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, इनको संविधान निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। किस रूप में जाना जाता है इनको? संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। यानी कि एक संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो माना जाता है इनको। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये भारत के पहले कानून मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो भारत के ये पहले कानून मंत्री भी थे, ठीक है। लॉ मिनिस्टर, ठीक है। ये भी भारत के पहले थे, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में किस जाति में हुआ था। तो इनका जन्म जो था, सबसे पहले तो क्वेश्चन हमें यहाँ से क्लियर हो गया एक कि 1891 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म? 1891 में। तो और किस जाति में इनका जन्म हुआ था? तो महार नाम की एक अस्पृश्य जाति जिसको हम कहते थे उस टाइम में, उस जाति में इनका जन्म हुआ था। तो आपने एक स्टेशन वाला वीडियो भी, या इनका जो एक स्टेशन वाला किस्सा है वो भी सुना होगा कि एक बार क्या हुआ था कि स्टेशन पर ये जो भीमराव अंबेडकर जी हैं और इनका परिवार है वो एक बहुत अच्छे कपड़े पहनकर खड़े हुए थे। तो जो टीटी होते हैं वहाँ पर, वो अपने दफ्तर ले जाकर कहा कि चलो आपको क्या इंतज़ार करने की ज़रूरत है। लेकिन बाद में जब उसको पता चला था कि ये एक महार नामक जाति से संबंधित व्यक्ति हैं, तो उनके साथ उनका जो रवैया था वो चेंज हो गया था बाद में, ठीक है। तो ये भी बहुत एक दर्दनाक, या आप कह सकते हो कि एक किस्सा था इनसे रिलेटेड, ठीक है। तो अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 1981 में, ये याद रखना है, और महार नाम की एक जाति में हुआ था। अच्छा, जो हमारे ये संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनसे एक बहुत रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने कौन-सा आंदोलन चलाया था? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, ठीक है। मंदिर प्रवेश आंदोलन जो था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही चलाया गया था, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दलित शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दलित शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पर ऑप्शन में आपसे ये पूछा गया था, जो पेपर था उसमें ये पूछा गया था, क्या दलित शब्द का अर्थ बहिष्कृत होता है? क्या दलित शब्द का अर्थ बाहर किया गया होता है? नहीं, दलित शब्द का अर्थ होता है दबाया गया या कुचला गया, ठीक है। ऐसा वर्ग जिसको दबाया गया हो या कुचला गया हो, ठीक है। तो इस वर्ग को हम अनुसूचित अनुसूचित जाति के रूप में भी देखते हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जो जातियां हैं वो सभी उनको सभी को दलित शब्द जो है उनके लिए यूज किया जाता है। तो दलित शब्द अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर रहेगा वो दबाया गया या कुचला गया आंसर होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विविध समाज। अब विविध समाज के लिए सबसे अप्रोप्रिएट जो अवधारणा है, या अप्रोप्रिएट जो एक लाइन आप कह सकते हो, वो क्या है? तो विविध समाज के लिए सबसे अच्छी जो लाइन है वो ये है कि जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है, ठीक है। भाषा, संस्कृति और धर्म, ठीक है, इन तीनों में विविधताएं तो पाई जाती हैं, विभिन्नताएं तो पाई जाती हैं।
लेकिन इनमें समानताएँ भी होती हैं, ठीक है? तो जैसे कि एक राज्य है पंजाब और दूसरा है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी भाषा को लेकर कह लो, संस्कृति को लेकर कह लो, धर्म को लेकर कह लो, बहुत सारी विविधताएँ हैं, लेकिन समानताएँ भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? इवन कि आपको एक एक उदाहरण दूँ कि जो पंजाब की औरतें हैं या हिमाचल की औरतें हैं, वो ज़्यादातर सूट ही पहनती हैं, ठीक है? तो ये इसी से रिलेटेड एक उदाहरण देती हूँ मैं। वहाँ के जो पुरुष हैं, वो कुर्ता-पजामा इस तरह के मतलब कपड़ों से रिलेटेड आपको उदाहरण दे रही हूँ और भी बहुत सारी चीज़ों के हैं, खान-पान के उदाहरण हैं, जैसे कि वहाँ के खान-पान में और यहाँ के खान-पान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन तो यहाँ पर जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा कि विभिन्नताएँ तो होती ही हैं। ये जो विभिन्नताएँ हैं, ये तो होती ही हैं विविध समाज में, लेकिन साथ में समानताएँ भी होती हैं, ठीक है? तो ये सबसे अच्छा आंसर रहेगा कि विविधताओं के साथ जहाँ पर समानताएँ भी होती हैं, उसको कहा जाता है विविध समाज। ठीक है? तो विभिन्नताओं के साथ समानताएँ, भाषा को लेकर हो, चाहे संस्कृति, चाहे धर्म को लेकर। तो विभिन्नताएँ तो होंगी ही होंगी क्योंकि हर राज्य की अपनी एक भाषा है, ठीक है? अपना रहन-सहन है, अपना कल्चर है, अपना एक लैंग्वेज है, अपना धर्म है, बहुत सारे धर्म हैं। जैसे कि भारत में आपको पता ही है धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है? तो ये जो है, ये विभिन्नताएँ तो रहेंगी, रहेंगी, ठीक है? लेकिन उसके साथ ही कई तरह की समानताएँ होना ही विविध समाज जो है वो कहलाता है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है विविध समाज से रिलेटेड ये बहुत एप्रोप्रिएट एक आंसर दिया गया हुआ है, ठीक है? और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर पढ़ लेना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर के लक्ष्मण का संबंध जो था वो किस क्षेत्र से था? तो आर के लक्ष्मण जो थे एक कार्टूनिस्ट थे, ठीक है? बहुत सारी एनसीईआरटी की बुक्स में भी आपने इनके द्वारा बनाए गए कार्टून जो थे वो देखे होंगे, ठीक है? तो एक बहुत ज़्यादा बड़े ये लेवल के कार्टूनिस्ट थे आर के लक्ष्मण, इनका नाम आपने याद रखना है। इनकी एक कोटेशन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इनका एक कोटेशन था कि अम एक जो असली जो एक सच्चा कार्टूनिस्ट होता है, उसका काम यही होता है कि वो अपने कला से जो है वो एक व्यंग्य रूप में जो है वो उसमें जान भर दे, ठीक है? तो एक इस तरह का एक कोटेशन था इनके द्वारा दिया गया हुआ था। तो ये आर के लक्ष्मण आपने आपको पता होना चाहिए कि ये एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, ठीक है? ये आपको पता चल गया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन अगर मैं करंट अफेयर का आपसे पूछूँ तो एक क्वेश्चन था कि जो अभी हाल ही में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो वो व्यक्ति थे धर्मेंद्र सिंह, ठीक है? तो वो किस क्वेश्चन था कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्या वो राजनेता थे? क्या वो अभिनेता थे? या वो किसी और क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो आंसर होगा कि वो एक अभिनेता थे, ठीक है? तो उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित जो था वो किया जा चुका था, ठीक है? तो धर्मेंद्र सिंह का भी अभी निधन हुआ है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी आपने ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सरकार के कितने अंग हैं? तो भारत की जो सरकार है, इसके कितने अंग हैं? टोटल कितने अंग हैं? तो भारत की सरकार जो है वो 3 स्तर पर काम करती है, ठीक है? तो भारत की सरकार के 3 अंग हैं, यानी कि 3 स्तरों पर ये काम करती है। पहला है केंद्र, दूसरा है राज्य और तीसरा है स्थानीय स्तर पर, ठीक है? तो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर भारत की सरकार जो है वो काम करती है, ठीक है? क्योंकि भारत में संघवाद जो है वो विद्यमान है, ठीक है? तो संघों का राज्य जो है वो भारत कहलाता है, इसलिए भारत में 3 प्रकार की सरकार है। पहले केंद्र है, उसके अंडर आते हैं राज्य, ठीक है? राज्य के बाद आती है स्थानीय स्तर की सरकारें, ठीक है? तो ये भी आपने याद रखने हैं, कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। अच्छा लोकतंत्र से रिलेटेड एक कोटेशन आपसे एग्ज़ाम में पूछी गई थी, तो वो उसका सही आंसर होगा कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। अब लोकतंत्र जो है, एक राजतंत्र की बात करूँ मैं, तो राजतंत्र में ये होता है कि राजा या राजा का परिवार जो है वही सर्वोपरि होता है, ठीक है? उसमें जो है वो जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है, ये जनता जो है उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती है एक राजतंत्र में, ठीक है? लेकिन जो एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसमें जो है वो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं, ठीक है? लोग जो हैं एक तरह से वोट डालते हैं, वो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उन प्रतिनिधियों के द्वारा जो है वो सरकार का निर्माण जो है वो किया जाता है, ठीक है? तो लोगों द्वारा प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, वही आगे चलकर सरकार जो है वो बनाते हैं। अच्छा एक छोटे से लेवल में अगर आपको स्थानीय जो अब हम अभी हमने पढ़ा कि स्थानीय एक स्थानीय क्षेत्र पर भी सरकार होती है, तो उस पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो जैसे मान लो कि हम जो है वो एक
चुनाव करते हैं हम, जो है जैसे हम जो है वो एक प्रधान के लिए वोट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये प्रधान का काम है कि लोगों ने उसको चुना है तो वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। उस जो ग्राम पंचायत है एक, तो उसमें वो अपने लोगों के लिए जो है वो काम करेगा, ठीक है? तो लोग जो है एक प्रतिनिधि को चुन देते हैं और वही प्रतिनिधि जो है वो आगे चलकर सरकार का निर्माण करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी से रिलेटेड है। तो गांधी जी ने किस पत्रिका में वोट के अधिकार की बात कही थी? ठीक है, वोट के अधिकार की बात कही थी, तो ये बात इनके द्वारा 1931 में कही गई थी। 1931 में ये बात कही गई थी। तो इन्होंने वोट के अधिकार पर एक लेख लिखा था जिसका नाम था यंग इंडिया, ठीक है? तो यंग इंडिया जो है इसको 1931 में महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, क्योंकि आपको पता है पहले हमारे भारत देश में जो था वो सभी लोगों को जो था वो वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल कुछ एक लोगों को ही जो था वो मत देने का अधिकार जो था वो दिया गया था, ठीक है? हर हर कोई व्यक्ति जो था वो वोट नहीं डाल सकता था। लेकिन इसलिए जो महात्मा गांधी थे वो कहते थे कि जो लोग जो है वो बूट पहनकर जो है वो मज़े कर रहे हैं, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जो लोग खेतों में मेहनत मज़दूरी कर रहे हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है, ठीक है? तो उसी उसी नज़रिए को रखते हुए उन्होंने वोट के अधिकार की बात कही थी यंग इंडिया में, ठीक है? तो ये जो यंग इंडिया है, एक एक क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से क्लियर हो गया कि यंग इंडिया किसकी पुस्तक है, तो वो महात्मा गांधी की पुस्तक है। यंग इंडिया कब प्रकाशित हुई थी, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 1931 में ये प्रकाशित हुई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या लिखा गया था, तो वोट के अधिकार की बात जो थी वो कही गई थी। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह से घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को कितने फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये सभी क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। यंग इंडिया 1931, और इसमें जो है वो वोट के अधिकार की बात करते हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है? बात करती हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में औरतों को वोट देने का अधिकार जो है वो 1920 में प्राप्त हुआ था? ठीक है, ऐसा कौन सा देश था जहां पर 1920 में जो था वो वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला था? बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर महिलाओं को जो था वो मतदान करने का अधिकार नहीं था। वहां पर केवल पुरुष ही जो थे वो मतदान कर सकते थे। एक एनसीईआरटी की बुक में भी 2 औरतों के नाम दिए गए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा लंबा संघर्ष किया 19वीं शताब्दी में। उसके बाद जाकर जो था वो 1920 में ये वोट देने का अधिकार मिला था। तो कौन से देश की औरतों को मिला था? वो थी अमेरिका, यानी कि यूएसए की लेडीज को मिला था 1920 में वोट देने का अधिकार, ठीक है? उन्होंने आंदोलन किए थे, क्रांति की थी, उसकी वजह से 1920 में जाकर अमेरिका की औरतों को ये अधिकार प्राप्त हुआ था कि औरतें भी वोट जो है वो दे सकती हैं, ठीक है? और इंग्लैंड जो है वहां पर 1928 में ये अधिकार मिला था औरतों को। और ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो 1902 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से देश के द्वारा सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था, सार्वभौमिक मताधिकार की बात कही गई थी, तो वो था न्यूजीलैंड, ठीक है? न्यूजीलैंड जो था 1893 में ये पहला ऐसा देश बना था जहां पर सार्वभौमिक मताधिकार की बात जो थी वो कही गई थी, ठीक है? सार्वभौमिक मताधिकार की बात, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश था जहां पर सबसे पहले 1893 में ये अधिकार जो था वो महिलाओं को दिया गया था, सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार, ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपको सबसे पहले मैंने 3-4 देशों के बता दिए हैं, सभी के आपने याद रख लेनी है कौन से देश में किस ईयर में जो था वो महिलाओं को अधिकार मिला है। तो ये आइए देखते हैं। 1920 में अमेरिका की महिलाओं को ये अधिकार दिया गया था वोट देने का। उसके बाद इंग्लैंड में 1928 में, और ऑस्ट्रेलिया में 1902 में, और जो सबसे पहली कंट्री थी वो थी 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाली, वो थी न्यूजीलैंड, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। 1893 में ये अधिकार जो था वो न्यूजीलैंड के द्वारा औरतों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि राजस्व विभाग से संबंधित,
तो राजस्व विभाग जो है भारत का, वहाँ उसमें किस किस व्यक्ति, कौन कौन से ऐसे जो पद हैं या व्यक्ति हैं वो संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पटवारी, उसके बाद लेखपाल और तहसीलदार। ये तीनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्व विभाग से संबंधित हैं, पटवारी, लेखपाल और तहसीलदार। ठीक है, ये बहुत एक तरह से आप कह सकते हो कानगो होते हैं, पटवारी होते हैं, लेखपाल होते हैं, तहसीलदार होते हैं, कि सभी राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 लागू है। तो हिंदू अधिनियम धारा जो है 2005, ये कहाँ कहाँ लागू है? तो ये भारत के सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गई थी 2005 से पहले, सॉरी 2005 के बाद में। ठीक है, 2005 के पहले ऐसा कानून था कि भारत में सिर्फ बेटों को ही पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता था, लेकिन ये जो हिंदू अधिनियम बनाया गया था, हिंदू एक्ट बनाया गया था, धारा 2005, इसके तहत जो था वो एक जो व्यक्ति है उसकी पुत्र, पुत्रियां और उसकी पत्नी, ठीक है, ये सभी जो है उसकी जो जायदाद है, उसकी जो जमीन है, उसके हकदार हैं। अब चाहे अगर आपकी बेटी की शादी भी हो गई हो, तब भी जो बेटी है वो अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार जो है वो होती है। ठीक है, तो ये कानून बनाया गया था हिंदू एक्ट के तहत 2005 के तहत। ठीक है, तो 2005 के बाद जिन भी व्यक्तियों की मृत्यु होती है उसमें उनकी उनकी पुत्रों का, उनकी पुत्रियों का और उनकी पत्नी का, इन तीनों का बराबर हक जो है वो होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है, और ये नियम जो है वो भारत के सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, हिंदू एक्ट। ठीक है, 2005, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। 2005 में ही सूचना का अधिकार अधिनियम जो था वो पारित हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ पर क्वेश्चन एक है कि रेहला नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो रेहला नामक पुस्तक जो थी वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी। इब्न बतूता अफ्रीका देश मोरक्को से भारत में आया था। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की बुक में बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि इब्न बतूता जो था एक ऐसा यात्रा वृतांती था जो मोरक्को से, ठीक है, कहां से आया था? ये मोरक्को से, जो कि अफ्रीका में है, अफ्रीकी देश है, वहां से ये आया था। और इसने रेहला नामक पुस्तक जो थी उसमें अपना वृतांत जो था वो एक बहुत अच्छे तरीके से, ब्रीफ तरीके से लिखा था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठंडा रेगिस्तान जो है वो किसे कहा जाता है? तो ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है लद्दाख को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि बारिश कम होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसको जो है वो ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। एक तो हाइट पर है और दूसरा यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो ठंड रहती है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से इसको ठंडा रेगिस्तान जो है वो कहा जाता है लद्दाख को। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है कि जो ईसाई धर्म है भारत में, ये कहाँ से आया है? ठीक है, तो भारत में जो ईसाई धर्म है ये कहाँ से आया है? ये आरंभ हुआ है केरल राज्य से। ठीक है, भारत के केरल राज्य से ईसाई धर्म जो है वो आरंभ हुआ है। सेंट थॉमस नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, वो सबसे पहले केरल आए थे, जो कि ईसा मसीह जो थे उनके शिष्य थे। ठीक है, उनके बहुत बड़े अनुयायी थे। ठीक है, तो ये सेंट थॉमस जो थे ये सबसे पहले केरल आए थे, जिन्होंने जो था वहीं से ईसाई धर्म का जो था वो आरंभ किया था। तो सबसे बड़े ईसाई धर्म के ये एक अनुयायी जो है वो कहे जाते हैं। ठीक है, तो सेंट थॉमस, ठीक है, केरल आए थे सबसे पहले, तो केरल से ही ईसाई धर्म का जो है वो आरंभ हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है कि केरल में किस चीज की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? तो केरल में मसालों की पैदावार जो थी उसकी वजह से जो व्यापारी थे वो व्यापारियों के आकर्षक का केंद्र था केरल। किसकी वजह से? मसालों के उत्पादन या मसालों की पैदावार की वजह से, क्योंकि केरल में बहुत ज्यादा मसाले होते थे, बहुत ज्यादा उनकी पैदावार होती थी, उसकी वजह से जो व्यापारी थे उनके आकर्षक का केंद्र ये केरल जो था वो बन चुका था। ठीक है, तो केरल से रिलेटेड आपने फैक्ट पढ़ लिए हैं दो तीन। एक और आएगा आगे कि केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो केरल में ओणम मनाया जाता है। ठीक है, तो ओणम किस तरह का त्योहार है? ओणम एक नाव प्रतियोगिता इसमें होती है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आपसे इस
प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से त्योहार में जो है वो नाप प्रतियोगिताएं, पुरुषों द्वारा नाप प्रतियोगिता जो है वो की जाती है या रखी जाती है। तो वो है ओणम, ठीक है। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मसालों की पैदावार होती है और केरल एक भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ से जो था वो सेंट थॉमस ने ईसाई धर्म की शुरुआत जो थी वो की थी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, बिहू पूछा गया है, बिहू कहाँ का जो त्योहार है, ठीक है। तो बिहू है असम का त्योहार, ठीक है। बिहू असम का त्योहार है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तमिलनाडु का अगर आपसे त्योहार पूछा जाता है तो वो पोंगल है। और जो एक मकर संक्रांति त्योहार है वो हिमाचल और पंजाब दोनों का ही एक बहुत फेमस त्योहार है, ठीक है। तो बिहू जो है वो असम का है और पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है, ठीक है। तो ये सभी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि चीनी वाला, चीनी वाला जो है ये मछली पकड़ने का जाल है, ठीक है। मछली पकड़ने का एक जाल है चीनी वाला, ये पूछा गया था एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीनी वाला क्या है। तो चीनी वाला जो है मछली पकड़ने का एक प्रकार का जाल है, ठीक है, जिसके द्वारा मछलियां जो है वो पकड़ी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा तिब्बत जो है उसको किसको कहा जाता है। तो छोटा तिब्बत जो है ये लद्दाख को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लद्दाख के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो तिब्बत का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसकी वजह से लद्दाख को जो है वो छोटा तिब्बत कहा जाता है। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। तो लद्दाख के दो नाम आपने पढ़ लिए हैं, एक तो है छोटा तिब्बत और दूसरा है ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। तो ये दोनों ही आपने याद रख लेने हैं। और चीनी वाला अगर आपसे पूछा जाता है तो ये मछली पकड़ने का एक तरह से बहुत एक जाल है, ठीक है, जिसका नाम है चीनी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर सागा, केसर सागा क्या है। तो केसर सागा जो है ये तिब्बत का महाकाव्य है, ठीक है। तिब्बत का महाकाव्य है। अच्छा, भारत का अगर महाकाव्य पूछा जाता है तो वो कौन है, ठीक है। तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत का महाकाव्य कौन है, ठीक है। तो ये जो है केसर सागा ये कहाँ का है, ये तिब्बत का महाकाव्य है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्राम पंचायत के सचिव, जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनका उनके बारे में दो तीन फैक्ट मैं आपको बताती हूँ। तो सचिव जो है ये आपकी पंचायत में होते तो हैं, लेकिन इनको पंचायत के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है या पंचायत के लोगों द्वारा जो है इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। जैसे कि पंच हो गए, प्रधान हो गए, और ये सभी व्यक्ति जो हैं ये नियुक्त किए जाते हैं वहां के लोगों द्वारा वोट करके, ठीक है। लेकिन जो एक सचिव है उसका सबसे अहम रोल होता है ग्राम पंचायत में, तो ये सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सचिव, जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और इनका काम क्या होता है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाना, ठीक है। ये जो सचिव हैं एक तरह से सेक्रेटरी हैं, ठीक है। ये जो है ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुला सकते हैं। और इनका एक और काम होता है, इनका काम होता है कि बैठक के में हुए निर्णय जो होते हैं उनका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं और उसकी सूचना जो है वो सरकार को देते हैं, ठीक है। तो जो भी बैठक में निर्णय हुए होंगे उस ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक में, उसका ये रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे और भारत सरकार जो है या सरकार जो है उसके पास उसका ब्यौरा जो है वो देंगे, ठीक है। उसकी सूचना जो है वो भारत सरकार तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो ये आपने सचिव के काम पढ़ लिए, ठीक है। सचिव जो है वो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वैसे होता ये पंचायत में ही है, ठीक है। एक सीरीज चल रही थी पंचायत, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो सचिव हैं उनकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की गई थी। और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की ये बैठक बुलाते हैं और जो भी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में निर्णय लिए जाएंगे उनका रिकॉर्ड ये अपने पास रखेंगे और उस सभा में जो भी निर्णय हुए होंगे उसकी जानकारी ये सरकार को देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सचिव के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। मैं आपको बोलती हूँ कि डे सेलिब्रेशन तो आपने याद ही कर लेने हैं, जो भी मेन डेज हैं वो तो आपको पक्का ही याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो था वो हमारा संविधान बनकर जो था वो तैयार
हो गया था। लगभग कितना टाइम लगा था हमारे संविधान को बनने में? तो लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगने के बाद ये 26 नवंबर को बनकर जो था वो तैयार हो गया था। इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है पूरे भारत। ठीक है? तो संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है? अगर आपसे पूछा जाता है झांसी की रानी के जन्म के बारे में तो 19 नवंबर को उनका जन्मदिन होता है। ठीक है? तेग बहादुर जी की जो एक उनको जो शहादत उनकी हुई थी वो 24 नवंबर के दिन हुई थी, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डे सेलिब्रेशन ज़रूर आपने पढ़ने ने हैं कि कौन से डे को कौन-सा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आज की क्लास के लिए बस इतना ही तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको इस तरह के क्वेश्चन्स कैसे लगते हैं और आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी तरह से चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल पर विज़िट नहीं किया है तो आप चैनल पर विज़िट करके और भी क्लासेस को जाकर चेक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।